नमस्कार। थोड़ी देर हो गई आप लोगों से कनेक्ट करने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे दिमाग में आज बहुत सारे सवाल चल रहे थे और मेरा अपना ये मानना है कि जो मैं विचार आपके सामने आज रखने वाला हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं। और बहुत सारे पत्रकार और जर्नलिस्ट आपने ऐसे देखे होंगे, एंकर्स ऐसे देखे होंगे, संपादक देखे होंगे जो कि अपने निजी विचारों को अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं, अपने शोज़ के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। उनके लाइक्स डिसलाइक्स या उनके जो भी विचार होते हैं उसके लिए वो चैनल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और अपना जो शो है उसको भी उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। यानी अपना जो खुद का एजेंडा होता है वो अपने चैनल के ज़रिए उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसका लाभ भी लेते हैं। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, इसीलिए ये सब बातें मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से भी कह सकता था, अपने शो के माध्यम से भी कह सकता था, डीएनए के माध्यम से, या जी न्यूज़ पर भी तमाम बातें मैं आपको बता सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मैं अपने निजी विचार के तौर पर आपके सामने रखूँगा और इसमें मैं जी न्यूज़ एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा चैनल है, उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर आपको मेरी बातें सही लगें तो आप मानिएगा, नहीं सही लगें तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप डिसएग्री हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम तरह के लोग इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति इस देश में आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने असली इमरजेंसी शायद देखी नहीं होगी, और अगर असली इमरजेंसी जिन लोगों ने देखी है, जो असल में आपातकाल लगा था, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, अगर वो देख लिया होता तो वो आज के हालात को आपातकाल नहीं कहते। क्योंकि आज अगर इमरजेंसी होती तो आप इतनी सारी बातें अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए शायद कह नहीं पाते, क्योंकि ये सब बातें उस वक्त नहीं कह पाए थे लोग। अखबार बंद कर दिए गए थे, अखबारों को छपने की इजाज़त नहीं दी गई थी और टेलीविज़न तो था ही नहीं उस वक्त। मैं अभी एक अखबार के बहुत बड़े संपादक का भाषण सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि सरकार की आलोचना करना एक बैज ऑफ ऑनर है। यानी एक सरकार अगर आपकी आलोचना करती है किसी पत्रकार की तो उसको एक सम्मान के मेडल की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सही है, देखना चाहिए, अच्छी बात है, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने में कोई बुराई नहीं है। अगर सरकार कहीं गलती कर रही है तो उसकी आलोचना करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है, आपको बिना डरे उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर देश में किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, थर्ड फ्रंट की हो, किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी की हो, अगर आपको सरकार से इतनी ही तकलीफ है तो फिर आप अपने आयोजन में और अपने फंक्शन में सरकार को बुलाते क्यों हैं? तो ये मुझे डबल स्टैंडर्ड्स लगे कि एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की आलोचना बैज ऑफ ऑनर होना चाहिए, दूसरी तरफ आप सरकार के नुमाइंदों को रिक्वेस्ट करके, इनवाइट करके, आमंत्रित करके अपने आयोजन में बुलाते भी हैं, और जो आप पुरस्कार दे रहे हैं पत्रकारों को वो सरकार के नुमाइंदे के हाथों दिलवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उस आयोजन के उस हॉल में फ्रंट रो में सारे सरकार के मंत्री बैठे हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जितने भी पत्रकार हैं जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेकर अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे अखबारों को और ऐसे न्यूज़ चैनल्स को अपने किसी भी फंक्शन में किसी भी सरकारी पद के व्यक्ति को, मैं अफसरों की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री हुए, मंत्री हुए, पॉलिटिशियंस हुए, इनको फिर आपको अपने फंक्शंस में नहीं बुलाना चाहिए, और अपने यहाँ अपने आयोजन में जो आप इनाम बंटवा रहे हैं वो आपको इनके हाथों से नहीं दिलवाने चाहिए। ये मुझे एक लगा कि एक विरोधाभास है जिसके बारे में पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए। दूसरा मेरा आज का पॉइंट था कि राहुल गांधी ने आज कहा कि ये काला दिन है, ये काला दौर है। तो मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश में असल में जो इमरजेंसी लगी थी तब राहुल गांधी शायद 5-6 साल के रहे होंगे, और वो इमरजेंसी, इस देश में एक ही बार इमरजेंसी लगी है, वो उनकी दादी ने लगाई थी। सो आई थिंक ही नीड सम हिस्ट्री क्लासेस। उनको
इमरजेंसी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और अगर वो गूगल पर भी सर्च करेंगे तो उन्हें इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी बातें, जानकारियाँ पता चलेंगी। तो ये बात कहने से पहले उन्हें इमरजेंसी के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी दादी ने, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी और उन इमरजेंसी में उस इमरजेंसी में क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं। उस इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक कभी खुलकर उस आपातकाल के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। तो अगर आज के हालात को आप इमरजेंसी कहना चाहते हैं तो आपको पहले 1975 की इमरजेंसी के बारे में खुलकर माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपसे गलती हो गई, और फिर आप उसके बाद इमरजेंसी शब्द का प्रयोग करने के लिए क्वालिफाई करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तीसरा मेरा पॉइंट था, आपको शायद पता नहीं होगा कि आप जानते हैं हमारे देश में हर साल कितने बच्चे गायब हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज आपके लिए आंकड़े लेकर आया हूँ। 2015 में 48,847 बच्चे हमारे देश में गायब हुए थे, खो गए थे। 2014 में 69,660 और 2013 में 79,508 बच्चे गायब हुए थे हमारे देश में। और आज हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक छात्र गायब हुआ, मिला नहीं अभी तक। मुझे दुख है, मिलना चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए उसको ढूंढने के लिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि 2015 में जो 50,000 बच्चे गायब हुए थे, उनके लिए हमारे नेता इसी तरह, इसी शिद्दत के साथ सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? उनके माँ बाप से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? और उन 50,000 बच्चों को ढूंढने के लिए हमारे इन नेताओं ने सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर ऐसा ही दबाव क्यों नहीं डाला जैसा कि नजीब के मामले में डाल रहे हैं? नजीब के लिए जो कुछ कर रहे हैं मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ, लेकिन नजीब के अलावा जो 50,000 बच्चे और दूसरे जो गायब हुए हैं, उनके लिए जो आपने नहीं किया, ये उनके माँ बाप के लिए नाइंसाफ़ी है। मैं इसके खिलाफ हूँ, आपको ये सोचना चाहिए। एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का मुआवजे का ऐलान कर दिया। उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद से आर्म्ड फोर्सेस में अभी तक 22,500 लोग मारे गए हैं, जिन्हें आप शहीद कह सकते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा में या अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान दी है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में पिछले 53 साल में 31,895 सैनिक अपनी जान दे चुके हैं, अपनी ड्यूटी करते हुए, इस देश की रक्षा करते हुए। कुल मिलाकर हमारे देश ने अब तक 55,000 सैनिकों को खोया है, जो कि ड्यूटी पर थे, आपके लिए और हमारे लिए, इस देश के लिए काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे हमारी, और उस वक्त उन्होंने अपनी जान दी। क्या उन 55,000 लोगों के लिए भी अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे? हमारा एक बच्चा कल ही शहीद हुआ है, क्या उसके लिए भी 1 करोड़ का मुआवजा होगा? सिग्नल थोड़ा यहाँ पर वीक है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कट गया था। हर रोज़ आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर के इलाकों से हमारे देश में कोई ना कोई हमारा जवान तिरंगे में लिपटा हुआ वापस अपने घर आ रहा है। उनके माँ बाप को कैसा लगता होगा, उनके परिवार वालों को कैसा लगता होगा जब उनके लिए हमारे नेता कम बात करते हैं। उनके लिए आंसू उनके पास नहीं है बहाने के लिए, और कुछ खास लोगों के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको राजनीति दिखाई देती है। असली इमरजेंसी की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो असली इमरजेंसी है जो इस वक्त चल रही है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, प्रदूषण की इमरजेंसी। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें मैंने भी एक मास्क लगाया हुआ था। आखिरकार मैंने भी सरेंडर कर दिया। आज के हालात ये हैं कि आप दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में या देश के बड़े बड़े शहरों में बिना पॉल्यूशन मास्क पहने आप जा नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। ये जो पॉल्यूशन है, इसको लेकर हमारे नेताओं को सड़क पर उतरना चाहिए, इसको लेकर प्रदर्शन करना चाहिए, इसे लेकर सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि पॉल्यूशन कब कम होगा, हमारे बच्चों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार कब मिलेगा।
पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया है, ये हमारी सरकार को बताना चाहिए। केंद्र सरकार को भी बताना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी बताना चाहिए, राज्य सरकारों को भी बताना चाहिए। प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर हमारे चुनावी घोषणा पत्र जो होते हैं, जो चुनावी वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो जिसको आप कहते हैं, उसमें प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा, ये सवाल आज होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, अपने देश में इस वक्त 10 साल से कम उम्र के बच्चों की जो संख्या है वो 27 करोड़ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 27 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, ये किस हवा में सांस ले रहे हैं और ये किस हवा में सांस लेते हुए बड़े होंगे। जब तक ये 10 साल के बच्चे 17 साल के होंगे और उसके बाद 27 साल के होंगे, तब तक इन्हें पहले ही प्रदूषण की वजह से न जाने कितनी बीमारियां हो चुकी होंगी। ये फिट नहीं होंगे, ये किसी काम करने के लायक नहीं होंगे। और जो देश जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या बीमार हो जाए, जिसका युवा बीमार हो जाए प्रदूषण की वजह से, वो जनसंख्या हमारे देश के ऊपर भारी पड़ेगी, एक बोझ की तरह होगी, और उसके बाद ये देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। ये बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। डिज़ाइनर पॉलिटिक्स चल रही है, गिरफ्तारियों की पॉलिटिक्स चल रही है, गिरफ्तारी देने की होड़ लग रही है। हर नेता चाहता है उसे एक बार नहीं 2-2 बार गिरफ्तार किया जाए। मैंने खुद इतने लोगों से बात की, एक नेता एक बार गिरफ्तार हुआ, फिर दोबारा गिरफ्तार हुआ, फिर दूसरा नेता आया, उसकी शिकायत है कि दूसरे नेता को एक बार गिरफ्तार किया, मुझे क्यों नहीं 2 बार गिरफ्तार कर रहे हो, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। उसके बाद हर नेता चाहता है कि गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि गिरफ्तार होने पर लाइव कवरेज मिलती है, मीडिया में आपको ज़्यादा एयर टाइम मिलता है और आपकी राजनीति चमकने लगती है। तो ये गिरफ्तारियों की राजनीति, धरने प्रदर्शन की राजनीति, लोगों को उकसाकर उनसे उल्टे सीधे काम करवाने की राजनीति, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। ये मैं आज आपसे कहना चाहता था। मुझे लगा कि देश का मीडिया लगातार आपको इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को सवाल पूछने की वजह से परेशान किया जा रहा है। सवाल पूछने की वजह से परेशान नहीं किया जा रहा है, सवाल पूछने की वजह से एक्शन नहीं हो रहा है, बताने की वजह से एक्शन हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल का, उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, अपने शो का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ। अलग से फेसबुक पर आके आपसे आज ये बात कर रहा हूँ, ये संवाद कर रहा हूँ। और जो नेता इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जो मीडिया में जो लोग हैं जो कि अपना दोगलापन दिखाते हैं, मीडिया में आज अचानक आपने देखा होगा, अचानक से मीडिया के ठेकेदार खड़े हो गए हैं। वो प्रेस की आज़ादी के बारे में बात करने लगे हैं। इस दौरान पिछले कुछ सालों में न जाने कितने न्यूज़ चैनल्स बंद हुए हैं। इस दौरान न जाने कितने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में एक नहीं सैकड़ों लोगों को नौकरी से, खड़े खड़े लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये पत्रकार जो आज सवाल उठाते हैं, उन्हीं कंपनियों में उस वक्त काम कर रहे थे। ये जितने पत्रकार हैं अपने हाथों से सैकड़ों लोगों की नौकरी ले चुके हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इनसे ये चाहता था कि आप इतने लोगों को नौकरी से निकालिए। तब इन्होंने एक बार भी प्रेस के लिए आवाज़ नहीं उठाई, अपने साथियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि पत्रकारों का शोषण कर रही हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रही हैं, लेकिन इनमें से किसी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई है। तो अचानक से सारे लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बातें थोड़ी समझनी चाहिए। हर चीज़ इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि दिखाई देती है, और जनता को जागरूक होना चाहिए। और उसी लिए आपको जागरूक करने के लिए आपको, मुझे नहीं पता मैं भी कितना सही हूँ, लेकिन ये मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है हमारे सिस्टम में। एक फैशन बन गया है, अपने देश की आलोचना करना फैशन बन गया है, अपनी सरकार की आलोचना करना फैशन बन गया है। सेलेक्टेड मुद्दों को पहले सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड मुद्दे उनको उठाना एक फैशन बन गया है। जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे तो 50,000 खोते हैं, लेकिन 50,000 बच्चे खोने को मुद्दा नहीं बनाया जाता। उन 50,000 में से एक बच्चा, उसको केस स्टडी की तरह लिया जाता है, फिर उसको मुद्दा बनाया जाता है और उस पर आंसू बहाए जाते हैं। बाकी के 50,000 बच्चों के लिए क्यों नहीं? एक पूर्व सैनिक जब आत्महत्या करता है उसको मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन कि जो बाकी के 55,000 अब तक हमारे सैनिक मारे गए हैं उनको क्यों नहीं?
फिर उनको क्यों नहीं आप 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं? उनके लिए आप आंसू क्यों नहीं बहा रहे हैं? तो आज मुझे काफ़ी दुख लग रहा था। इस देश के बच्चों के लिए भी बहुत दुख लग रहा है। उन बच्चों के लिए हर साल जो कि गायब हो जाते हैं, कभी मिलते नहीं, उनके माँ बाप परेशान रहते हैं, लेकिन वो बदकिस्मत होते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की नज़र उन तक नहीं पहुँचती और उनको ऐसा लाइव कवरेज नहीं मिलता। उनके लिए मुझे दुख हो रहा है। उन सैनिकों के लिए दुख हो रहा है, उनके परिवारों के लिए दुख हो रहा है जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाई और बिना सोचे समझे एक बार भी पुनर्विचार नहीं किया और इस देश के लिए अपनी जान दे दी। और उनके बारे में हमारे देश के नेताओं को सोचने का टाइम नहीं है। और उन बच्चों के लिए दुख हो रहा है, 27 करोड़ बच्चों के लिए जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उनके बारे में हमारे नेता नहीं सोच रहे हैं। जो रियल इमरजेंसी है, जिसके बारे में बार बार आपको कह रहा हूँ, उनके लिए हमारे नेता नहीं सोच रहे हैं। अब उनके लिए अगर आपके नेता नहीं सोच रहे हैं, आपका मीडिया नहीं सोच रहा है, तो फिर कौन सोचेगा? मुझे लगता है आप सोचेंगे उनके लिए, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। देश किसी ना तो पार्टी का है, ना किसी की सरकार का है। देश हमारा है। जो लोग इस देश में रहते हैं, देश उनका है। इस देश में रहने वाले 132 करोड़ लोगों का है। ये हमारी जागीर है, ये हमारा देश है, ये हमारी धरती है। इसलिए हम तय करेंगे और हम फैसला करेंगे। हम लोग तय करेंगे कि कौन से मुद्दे असली हैं, कौन से मुद्दे नकली हैं। और हमारे पास इतनी जागरूकता होगी कि हम लोगों को पहचान लें और हम ये जान सकें कि कब असली इमरजेंसी लग रही है और कब नकली इमरजेंसी लग रही है। और हम ये भी जान लें कि जिस देश में हम रहते हैं, सबसे बड़ा जो क्राइम होना चाहिए वो उस देश से गद्दारी का होना चाहिए। इस देश में जिसमें 132 करोड़ लोग रह रहे हैं, ये हमारी माँ की तरह है। हमारे परिवार यहाँ रहते हैं, हमारी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, हमारा जीवन यहाँ से चलता है। इसके प्रति हम गद्दारी नहीं कर सकते। और जो लोग इसके प्रति गद्दारी करके अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन्हें आप सबको रोकना होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर और इतनी ताकत होगी। किसी सरकार में भी नहीं है, किसी पुलिस में भी नहीं है, किसी पार्टी में भी नहीं है। लेकिन आप सब लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि आप ये सब जो हो रहा है, इसे आप रोक सकते हैं। तो मैं ये बातें आज आपसे करना चाहता था। बड़ी शिद्दत से मैं बड़े कह रहे हैं इस वक्त। आज कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। कई बार ऐसा होता है कि जब सच कहने का वक्त आता है तो बहुत सारी ताकतें इकट्ठे हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि देश का टेलीकॉम सेक्टर भी उसी तरफ काम कर रहा है कि जब मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ तो वो बीच बीच में मेरी आवाज़ को रोक रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है। मेरी आवाज़ को भी शायद दबाने की कोशिश हो रही है। मैं इस बात की शिकायत कर सकता हूँ कि मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है अब। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। आप सब लोग खुश रहिए, होशियार रहिए। सबसे बड़ी बात है, आप सब लोग होशियार रहिए। जो आपको हर रोज़ अखबार में पढ़ने को मिलता है और टीवी चैनल्स पर देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। अपना दिमाग लगाइए, सोचने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे हमारे नेताओं की क्या मंशा है। चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हैं, कोई भी हैं, और हमारे पत्रकार भी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, पत्रकार भी कम डबल स्टैंडर्ड्स वाले नहीं हैं, पत्रकार भी कम दोगले नहीं हैं। पत्रकार सरकार को गाली भी देना चाहते हैं और अपने अवार्ड फंक्शन में सरकार से अवार्ड भी दिलवाना चाहते हैं। मैं ऐसे तमाम पत्रकारों को यही कहता हूँ, एक रास्ता चुन लीजिए, लेकिन दोनों नावों में सवारी मत कीजिए। वो दोनों जगह मलाई खाना चाहते हैं, दोनों नावों की सवारी करना चाहते हैं और हीरो भी बने रहना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। और लोग, अब वक्त आ गया है कि आप सब लोग इनको पहचानना शुरू कीजिए। बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ और मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, देखिए मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं एक ख़ास पार्टी की तरफ से आपसे बात करता हूँ, मेरा झुकाव किसी एक ख़ास पार्टी की तरफ है। बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है, अगर आप अपने देश की आलोचना करो तो लोग समझते हैं कि आप दूसरी पार्टी के हैं। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा। मैं सिर्फ वो बातें करता हूँ, वो बात कहता हूँ जो मुझे सही लगती है और जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सही है, उसको आपको पहचानना चाहिए। तो ये टाइम है जब हमें जर्नलिज्म को रीडिफाइन करना चाहिए और मैं कह रहा था कि हमें जर्नलिज्म को रीडिफाइन करना चाहिए और हमें इस देश में जो राजनीति चल रही है उसको भी रीडिफाइन करना चाहिए और जो नई न्यू एज पॉलिटिक्स है उसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो पॉल्यूशन होनी चाहिए। सारी सरकारों को हमें जवाबदेह बनाना चाहिए कि मुझे साफ सुथरी हवा में सांस लेने का पूरा अधिकार है और हमारे परिवार को और हमारे 27 करोड़ जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन सब को हमें साफ सुथरा पर्यावरण देना ही होगा। इसके लिए सरकारों को जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आकर, तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हों, आप असहमत हो सकते हैं, मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है और मैंने अपनी बात फेसबुक के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगे कभी मेरे दिमाग में कोई बात और आएगी, कोई विचार आएंगे तो मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगा, लेकिन आज ये 3-4 बातें थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी और मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बातें कहनी चाहिए। एक न्यूज़ शो के ज़रिए नहीं, टेलीविज़न चैनल के ज़रिए नहीं, आपके साथ एक सीधा संवाद करके, जो कि मैंने आज किया। थोड़ा सा हल्का अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो फिर इन बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी ताकत को पहचानिए। थैंक यू। जय हिंद।